राम राम साथियों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने रामचरण एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग टैली प्राइम का पूरा कोर्स सीखेंगे, वो भी फ्री, बेसिक से एडवांस लेवल का। और हमारे यूट्यूब चैनल रामचरण एडुकेयर को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम कोर्स की। तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन क्या होता है। तो व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। लेन यानी कि व्यापार में आपने क्या लिया, और देन मतलब व्यापार से आपने क्या दिया। यदि आप व्यापार में आने या जाने वाली वस्तु या पैसे का हिसाब लिखते हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग। तो होने वाले लेन देन का हिसाब लिखना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। फिर उसके बाद हमने सीखा था हु इज अकाउंटेंट, यानी कि मुनीम मुंशी कौन होता है। तो जो व्यक्ति व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब लिखता है उस व्यक्ति को मुनीम मुंशी या अकाउंटेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा था टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, यानी कि व्यापार में हम कितने प्रकार से हिसाब सुरक्षित रख सकते हैं। तो व्यापार में हम दो तरीके से हिसाब सुरक्षित रख सकते हैं। एक आपको बताया था मैनुअल अकाउंटिंग और एक बताया था आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। यदि आप व्यापार का पूरा हिसाब नोटबुक में लिखते हो तो इसका मतलब आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो। यदि आप व्यापार का पूरा हिसाब कंप्यूटर में लिखते हो तो इसका मतलब आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मैनुअल अकाउंटिंग में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। यदि आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हो तो व्यापार की प्रॉपर बिजनेस रिपोर्ट नहीं तैयार कर पाओगे, और अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हो तो आप एक ही क्लिक में पूरी बिजनेस रिपोर्ट तैयार करके देख सकते हो। आपको एक ही क्लिक में पता चल जाएगा स्टॉक कितना है, कैश कितना है, बैंक में पैसा कितना है, लेनदारी कितनी है, देनदारी कितनी है, वो सब हिसाब हमें एक ही क्लिक में पता चल जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग व्यापार का हिसाब चढ़ा सकते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर में व्यापार का हिसाब चढ़ाया जाता है उसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉरी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कई प्रकार के आपको बताए थे, लेकिन सबसे फेमस और सबसे अच्छा जो है वो है टैली प्राइम। तो इस चैनल के माध्यम से टैली प्राइम में हम व्यापार का हिसाब चढ़ाना सीखेंगे कि व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब कैसे चढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो अब हम वो देखते हैं। और पिछली क्लास की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वरना आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज टैली, यानी कि टैली क्या है। फिर उसके बाद सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ टैली, यानी कि टैली का इतिहास क्या है, टैली कब बनी, किसने बनाई, और अब तक कौन कौन से उसके जो है वर्जन आ चुके हैं। तो ये तीन टॉपिक आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और ये तीनों टॉपिक स्टूडेंट्स के नजरिए से बहुत जरूरी भी हैं, और एक व्यापारी को भी समझना चाहिए कि टैली आखिर क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यदि आपका एक व्यापार है और आप चाहते हो कि हम उस व्यापार का हिसाब डेस्कटॉप में या लैपटॉप में सुरक्षित रखें, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए। एक व्यापारी चाहता है कि जी मेरे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, टैली सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आपको अपने कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर परचेज करना है, डाउनलोड करना है, और उसके बाद फिर आप व्यापार का हिसाब चढ़ा सकते हैं। सॉरी। तो व्हाट इज टैली, टैली क्या है। तो टैली का हिंदी अर्थ है हिसाब लगाना, यानी कि व्यापार का हिसाब लगाना क्या कहलाता है, टैली। टैली इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में कहते हैं हिसाब लगाना या हिसाब मिलाना। टैली इज द मोस्ट फेमस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि टैली विश्व प्रसिद्ध वित्तीय लेखांकन सॉफ्टवेयर है। तो टैली क्या है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है टैली, वित्तीय लेखांकन सॉफ्टवेयर है। वित्तीय लेखांकन का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप पैसों से संबंधित हिसाब रखते हो, उस सॉफ्टवेयर को वित्तीय लेखांकन सॉफ्टवेयर कहते हैं।
जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है कि व्यापार में रोजाना होने वाले लेन देन का हिसाब सुरक्षित रखना है तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा? टैली। तो टैली क्या है? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब रखते हैं। ठीक है। अब टैली विश्व प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि टैली सीखने के लिए इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध है। यदि आप टैली सीखना चाहते हो तो टैली आपको इंटरनेट पर फ्री मिल जाएगा, लेकिन अगर आप टैली की मदद से व्यापार में हिसाब चढ़ाना चाहते हो तो आपको जेन्युइन टैली खरीदनी पड़ेगी। अब टैली कितने रुपए की आती है, टैली डाउनलोड कैसे होगी, टैली खरीदते कैसे हैं, वो भी सब आपको बताया जाएगा। व्यापार में प्रयोग करने के लिए बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध है। और टैली कितने रुपए की आती है? टैली दो तरह के एडिशन आते हैं, सिल्वर और गोल्ड। तो जो सिल्वर एडिशन है 18,000 रुपए प्लस 18% लगता है उसमें जीएसटी, तो अप्रोक्स आपको 21,000 रुपए के आसपास टैली सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। प्लस हर साल आपको इसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक है, रिन्यूअल 3600 रुपए प्लस 18% टैक्स में हो जाता है और प्रयोग करने में बहुत ही आसान है। टैली कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जी मैं इसे कैसे चलाऊंगा, कैसे इसको प्रयोग करूंगा। टैली बहुत आसान है। आप एक दो दिन थोड़ी दिक्कत लगेगी, लेकिन उसके बाद आप सीख जाएंगे टैली में एंट्री होती कैसे है। अब बात आती है कि जी टैली का इतिहास। तो ये है श्याम सुंदर गोयनका जी और ये उनके पुत्र हैं भारत गोयनका जी। तो इन्होंने क्या किया था कि टैली कंपनी की स्थापना करी थी 1986 में। और पहले टैली का क्या नाम था? प्यूट्रॉनिक्स। फिर उसके बाद 1988 में प्यूट्रॉनिक्स का नाम बदल के क्या रखा गया? टैली। तो टैली कंपनी की स्थापना कब हुई? 1986 में। फिर 1988 में प्यूट्रॉनिक्स का नाम बदल के रखा गया टैली। और 1999 में फिर इसका पूरा नाम रखा गया टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो स्थापना हुई 1986 में, नाम बदला गया 1988 में, फिर उसके बाद नाम बदला गया 1999 में। तो ये टैली के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं श्याम सुंदर गोयनका जी और ये उनके पुत्र हैं भारत गोयनका। इंडिया की ही कंपनी है, बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है और ये टैली का इतिहास है। उसके बाद टैली के बहुत सारे वर्जन आए थे। अब टैली के कौन कौन से वर्जन अब तक आ चुके हैं, इनको याद कैसे रखा जाएगा और सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो टैली का सबसे पहले वर्जन 1990 में 4.5 आया था। याद रखने का तरीका यह है कि 4.5, अब इस अंक को आप बढ़ाते चलो एक एक और इस अंक को आप घटाते चलो। तो अगला वर्जन कौन सा हो गया? 5.4। अगला कौन सा हो गया? 6.3, 7.2। तो इस प्रकार से अगर हम यहां देखें तो टैली का सबसे पहला वर्जन 4.5, फिर 5.4, 6.3, 7.2, 8.1 और 9.0। अब 9 के बाद इन्होंने आगे बढ़ाया नहीं और 0 से छोटा होता नहीं है। तो फिर उसके बाद टैली का अगला वर्जन आया ERP 9। फिर उसके बाद भारत सरकार ने सन 2017 में 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया। तो टैली वालों ने भी अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव किया। पहले चलता था वैट, फिर उसके बाद हो गया GST और पूरा नाम रखा गया ERP 9 विद GST। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2020 को टैली वालों ने नया वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया प्राइम। तो टैली प्राइम जो है टैली का लेटेस्ट वर्जन है। अब हम थोड़ा सा इसमें भी डीपली देखें। भारत सरकार ने टैक्स के नए नियम लागू किए जिसका नाम था वैट। वैट लागू हुआ था 2005 में। तो 7.2 से पहले वर्जन चलते थे ये वाले। तो जैसे भारत सरकार के नियम होते हैं, व्यापारी को भी उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। तो टैली वालों ने भी अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव किए। तो 7.2 लॉन्च किया टैली वालों ने 2005 में, क्योंकि भारत सरकार का नया नियम 2005 में आया तो उसी हिसाब से टैली को अपडेट किया गया। फिर उसके बाद ERP 9 वर्जन लॉन्च किया गया 2009 में, क्योंकि इस वर्जन में पेरोल के फीचर्स को ऐड किया गया था। पेरोल क्या होता है कि फर्म के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी अटेंडेंस और उनकी तनख्वाह का रिकॉर्ड जिस वाउचर में रखा जाता है उसे कहते हैं पेरोल। तो 2009 से पहले टैली के किसी भी वर्जन में पेरोल का फीचर नहीं था और व्यापारी ये चाहता है कि जब मैं पूरे व्यापार का हिसाब सॉफ्टवेयर में लिख रहा हूं
तो क्यों ना इसमें एक फीचर और हो। तो 2009 में फीचर लॉन्च किया गया ERP 9। तो ERP की फुल फॉर्म क्या है वो भी बताएंगे। और टैली प्राइम जो है वो टैली का लेटेस्ट वर्जन है। तो अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो टैली प्राइम है, और हम लोग भी इस चैनल के माध्यम से टैली प्राइम का ही कोर्स सीखेंगे। अब ERP की फुल फॉर्म क्या है? E मतलब एंटरप्राइज, R मतलब रिसोर्स और P मतलब प्लानिंग। यानी कि एंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम यानी कि व्यापार। अब व्यापार किस प्रकार का हो सकता है आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ऐसा व्यापार जो गुड्स में डीलिंग करता है, गुड्स यानी कि सामान, वस्तु, सामान खरीदता है और बेचता है। अगर कोई व्यापारी सामान खरीदता है और बेचता है तो इसका मतलब वो गुड्स में डीलिंग कर रहा है। सामान वाली फर्म, जैसे कोई व्यापारी मोबाइल खरीदता है और मोबाइल बेचता है, कोई व्यापारी टीवी फ्रिज की दुकान खोल के बैठा है और टीवी फ्रिज खरीद रहा है और बेच रहा है, कपड़े की दुकान हो गई, जूते चप्पल की दुकान है, दवाइयों की दुकान है, तो उन दुकानों पे क्या होता है, सामान खरीदते और बेचते हैं, तो ये फर्म कहलाती है गुड्स। ऐसी फर्म जो सर्विस में डीलिंग करती हैं, जैसे कि एजुकेशन, कोई भी स्कूल है, कोचिंग है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है कि आपको सर्विस दी जा रही है, वहां सामान खरीदा बेचा नहीं जा रहा, आपको सर्विस दी जा रही है और उसके बदले वो पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं। और कॉल सेंटर होते हैं, जैसे आप कस्टमर केयर पे फोन करते हो, बताते हो जी हमारे लैपटॉप में या मोबाइल में कमी है, तो क्या कहता है, ठीक है सर हमारा इंजीनियर आएगा और वो सही करके चला जाएगा। तो उन्होंने आपको क्या दी, सर्विस। आप गाड़ियां धुलवाने जाते हो, वॉश सेंटर होते हैं जगह जगह, आप गए गाड़ी लेके, उसने धो दिया गाड़ी को, तो इसका मतलब उसने क्या दिया, सर्विस दे दिया। उसने कोई सामान खरीदा बेचा नहीं है, उसने आपको सर्विस दी और बदले में पैसा ले लिया। तो व्यापार कोई भी हो सकता है, गुड्स वाला भी और सर्विस वाला भी। रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत। स्रोत क्या होते हैं? किसी भी व्यापार को चलाने के लिए 4 स्रोतों की जरूरत पड़ती है, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। इन 4 की मदद से ही व्यापार चलता है। मेन मतलब चाहे मालिक खुद ही व्यापार को चलाता है, खुद ही व्यापार पे बैठता है, तो वो व्यक्ति उस व्यापार के लिए स्रोत है। मनी, बिना पैसों के तो कोई व्यापार हो ही नहीं सकता, बिना सामान के कोई व्यापार नहीं हो सकता और बिना मशीन के कोई व्यापार नहीं हो सकता। तो किसी भी व्यापार को चलाने के लिए 4 स्रोतों की जरूरत पड़ती है। और प्लानिंग का मतलब है योजना। तो ERP का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो व्यापार के सभी स्रोतों का हिसाब रखे, उस सॉफ्टवेयर को ERP सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हमारा SAP भी ERP सॉफ्टवेयर है, बिजी भी ERP सॉफ्टवेयर है, मार्ग भी ERP सॉफ्टवेयर है, व्यापार ऐप भी ERP सॉफ्टवेयर है, टैली प्राइम भी क्या है, ERP सॉफ्टवेयर। नाम भले ही बदल दिया हो, नाम प्राइम रख दिया, लेकिन टैली भी ERP सॉफ्टवेयर है। हम कह सकते हैं एक्सेल भी ERP सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एक्सेल के अंदर हम स्टाफ का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, यानी व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका हम रिकॉर्ड एक्सेल में भी रख सकते हैं। तो एक्सेल भी क्या है, ERP सॉफ्टवेयर। तो ERP सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसमें व्यापार के सभी स्रोतों का हिसाब रखा जाए, उसे ERP सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि टैली क्या है। तो टैली एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें व्यापार का हिसाब रखा जाता है। टैली का इतिहास क्या था कि टैली कंपनी की स्थापना हुई 1986 में, और मालिक हैं थे इसके श्याम सुंदर गोयनका जी, अब उनके लड़के संभालते हैं भारत गोयनका जी। 1986 में स्थापना हुई, 1988 में नाम रखा गया टैली, पहले नाम था प्यूट्रॉनिक्स, फिर नाम रखा गया टैली, और 1999 में नाम रखा गया टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके बाद हमने पढ़े टैली के वर्जन के, अब तक टैली के कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं, और टैली प्राइम टैली का लेटेस्ट वर्जन है। अब हम यहां थोड़ी सी बात करेंगे क्या कि टैली प्राइम तो चलो ठीक है, लेकिन GST क्यों लागू किया भारत सरकार ने, ठीक है, इसके बारे में अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये सबके लिए जानना जरूरी है कि GST से देश को फायदा हुआ है या GST से देश को नुकसान हुआ है। ठीक है, तो टैली प्राइम क्या हो गया, लेटेस्ट वर्जन है। GST भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने GST को लागू किया था। अब आप कहोगे जी GST लागू हो गया, देश बर्बाद हो गया।
जीएसटी से पहले क्या चलता था? वैट। वैट से पहले और भी तमाम तरह के टैक्स चलते थे। अंग्रेजों के जमाने में लगान चलता था, राजा महाराजाओं के जमाने में कर चलता था, और टैक्स को हिंदी में कर ही कहते हैं। तो ये नहीं है कि जी मोदी आया है उसी ने व्यापारी को बर्बाद कर दिया, आबाद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स तो हम लोग पहले से ही देते आ रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, तो टैक्स तो शुरू से ही लगता है, और टैक्स से ही देश का विकास होता है। क्योंकि सरकार की कोई ऐसी आमदनी नहीं है कि जी अपनी जेब से मोदी पैसा लगाए, योगी पैसा लगाए, ये जनता का पैसा होता है, वो जनता को ही लौट के आता है टैक्स के रूप में। ठीक है, तो भारत सरकार ने कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 को। अब जीएसटी कोई ऐसा नहीं है जी भारत में ही लागू हुआ है, 1954 में फ्रांस में लागू हो चुका है जीएसटी, और हमारे यहां कब लागू हुआ है? 2017 में, और 1954 से जीएसटी चला आ रहा है। तो इसका मतलब तो फिर तो और जो देश हैं जहां जीएसटी लागू हो गया, कितने देश हैं? 160 से ज्यादा देश हैं जहां जीएसटी लागू है। अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें तो वो सब देश विकसित हो चुके हैं, और हमारा देश अभी विकसित हो रहा है, और जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद से ही देश में ही बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। अब वो कैसे कैसे हुई है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो जीएसटी लागू करना मोदी जी को क्यों जरूरी था, पहले ये समझो। कोई भी ग्राहक जब सामान खरीदता है तो सामान किससे खरीदता है? दुकानदार से। तो यानी कि ग्राहक ने उस दुकानदार को क्या दिया? सामान की लागत दी, उसका प्रॉफिट दिया और टैक्स दिया। तो यानी कि टैक्स किसके पास आया? दुकानदार के पास। अब दुकानदार की, ये किस केस में बता रहा हूं मैं? वैट के केस में बता रहा हूं, जब पहले वैट चलता था जीएसटी से पहले। अब दुकानदार की जिम्मेवारी क्या थी कि एक सीए के द्वारा राज्य सरकार के पास टैक्स भेजेगा, और राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो केंद्र सरकार को टैक्स दे। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होते हैं? जिनको सरकार से तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन वो सरकार का काम क्या करते हैं कि दुकानदार के पास जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ है वो राज्य सरकार को दे, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो किसको दे? केंद्र सरकार को। पहले सब कुछ ट्रांजैक्शन होता था कैश में। अब मान के चलो पूरे यूपी से दुकानदारों ने, व्यापारियों ने टैक्स दिया राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के पास 100 करोड़ का टैक्स आया। तो क्या ये 100 करोड़ केंद्र सरकार के पास जाते होंगे? बताइए आप लोग। अगर मान के चलो कि उसमें से 70 करोड़ चले गए केंद्र सरकार के पास, तो 30 करोड़ का घोटाला किसने कर दिया? राज्य सरकार ने। केंद्र सरकार तो अब ऐसा तो है नहीं प्रधानमंत्री आएगा ऑडिट करेगा, अधिकारी आते हैं ऑडिट करने, और अधिकारी कभी भी कोई किसी भी राज्य सरकार से पंगा नहीं लेता, जैसे वो कहते हैं ऑडिट होती है वो उस हिसाब से करके चले जाते हैं। तो केंद्र सरकार के पास पहुंच गए 70 करोड़। अब राज्य सरकार को विकास कार्य के लिए पैसा चाहिए, तो वो केंद्र सरकार के पास फाइल भेजते हैं, बिल भेजते हैं। तो राज्य सरकार क्या बोलती है कि भाई हमारे पास जितना टैक्स इकट्ठा हुआ वो तो हमने तुम्हें दे दिया, अब हमें राज्य के विकास के लिए पैसा दो। तो उस समय केंद्र सरकार पे भी पैसा नहीं होता था इतना, ना राज्य सरकार पे, और घोटाला कौन करती थी? राज्य सरकार। अब बात करते हैं जीएसटी के केस में। तो ग्राहक तो पहले भी सामान खरीदता था, ग्राहक आज भी सामान खरीदता है, और ग्राहक सामान किससे खरीद रहा है? दुकानदार से। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं हम जीएसटी के। जीएसटी के केस में क्या हो रहा है? तो दुकानदार पहले भी टैक्स देता था और दुकानदार आज भी टैक्स देता है। अब जीएसटी में क्या हुआ? सरकार ने नियम बनाया कि आधा टैक्स जाएगा राज्य सरकार को, आधा टैक्स जाएगा केंद्र सरकार को। यानी कि पूरे यूपी से अगर 100 करोड़ का टैक्स इकट्ठा हुआ तो 50 करोड़ का टैक्स चला गया राज्य सरकार को, और 50 करोड़ का टैक्स चला गया केंद्र सरकार को, वो भी ऑनलाइन। तो अब क्या हुआ कि राज्य सरकार अब ये झूठ नहीं बोल सकते कि जी हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं है। केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है कितना पैसा आया, क्योंकि उन्हें पता है कि 50 करोड़ अगर हमारे पास आया है तो 50 करोड़ ही इसके पास आया। जहां अरबों खरबों का घोटाला हो रहा था, जीएसटी आने से एक एक रुपए का घोटाला खत्म हो गया।
तो मरा कौन? वो नेता मरे जो करोड़ों रुपए का घोटाला करते थे। तो अब आप खुद ही बताइए कि जीएसटी से देश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जीएसटी से देश को फायदा हुआ है। अब 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद आप खुद देखो कितने विकास कार्य हुए हैं। अब राज्य सरकार पे भी भरपूर पैसा है और केंद्र सरकार पे भी भरपूर पैसा है। और केंद्र सरकार तो बोलती है कि आप आइए हमारे पास बिल भेजिए, अगर हम कोई काम ना कराएं तो हमारी गलती है। लेकिन कोई नेता, सांसद, विधायक जाते ही नहीं है बिल लेकर। तो सरकार, नितिन गडकरी जी भी खुद कहते हैं कि अगर कोई भी सांसद मेरे पास आता है कि जी मेरे यहाँ की रोड खराब है, और अगर वो मेरे यहाँ से खाली लौट जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कि अगर मेरे पास छोटी रोड का बिल आए, बड़ी रोड का आए, मैं हर किसी को पैसा देता हूं, क्योंकि हमारे पास भरपूर पैसा है। तो जीएसटी आने से देश को फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने तो कह दिया जी जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स, व्यापारी मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मरा व्यापारी नहीं है, मरे वो नेता है जो करोड़ों रुपए का घोटाला करते थे। ठीक है, ग्राहक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दुकानदार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दुकानदार पहले भी टैक्स देता था, दुकानदार आज भी टैक्स देता है, चाहे वो एक बार में दे या 2 बार में दे, दुकानदार को तो टैक्स देना ही है। ठीक है, मरा कौन? वो नेता। तो विपक्ष ने भड़का दिया व्यापारियों को, भाई जीएसटी आ जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, जबकि जीएसटी आने से देश को बहुत फायदा हुआ है। इसलिए मोदी जी को जीएसटी लागू करना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब जीएसटी से और क्या फायदा हुआ? केंद्र पे भी पैसा है, राज्य पे भी पैसा है। अब आपने देखा कि सरकार 2.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए दे रही है। सरकार 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए दे रही है कि यदि आपके घर पे शौचालय नहीं है तो आप जो है 12,000 रुपए लेके शौचालय बना सकते हो। भारत सरकार 25,000 रुपए का, लगभग 25,000 रुपए का क्या करा रही है? स्किल कोर्स करा रही है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप हमारे कौशल विकास केंद्र पर आइए, कोर्स सीखिए और रोजगार पाइए। वो फ्री कोर्स करा रही है सरकार। ठीक है, आपको राशन पानी दे रही है सरकार। ठीक है, हाईवेज बन रहे हैं। 2017 के बाद आप देखेंगे हाईवे की स्पीड, रफ्तार मतलब एक बढ़ गई है। जहां साल में एक हाईवे बनता था, साल में 10-10 हाईवे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज राज्य सरकार पे भी भरपूर पैसा, केंद्र सरकार पे भी भरपूर पैसा। 5-5 लाख रुपए सरकार किस लिए दे रही है? भाजपा सरकार, मोदी सरकार किस लिए दे रही है? वो इसलिए दे रही है कि 5 लाख तक का आप इलाज फ्री करा सकते हो। ठीक है, अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के पास बहुत पैसा है, तो इसलिए जीएसटी लागू करना जरूरी था। जो देश विकसित हो चुके हैं वहां जीएसटी पहले ही है, अगर वहां भी जीएसटी नहीं होता तो वो भी देश विकसित नहीं हो पाते। तो इसलिए मोदी जी को जीएसटी लागू करना जरूरी था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नोटबंदी क्यों जरूरी थी। अब आप कहोगे कि राजनीतिक पॉइंट है, राजनीतिक नहीं, आप खुद सोचिए कि ये पॉइंट क्यों जरूरी है। तो नोटबंदी कब हुई? नोटबंदी हुई थी आपकी 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, भारत सरकार क्या कहती है कि 500 और 2000 के नोट बाजार में इतने नकली आ गए जितने हमने छापे भी नहीं है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहती है कि भारत में 500 और 2000 के नोट, 2000 के तो सॉरी बाद में आए, 1000 के नोट, 500 और 1000 के नोट इतने नकली आ गए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। तो नोटबंदी करना जरूरी था, क्योंकि इससे भारत सरकार का बहुत नुकसान हो रहा था। वो कह रहे हैं कि हमने 500 और 1000 के नोट छापे ही नहीं है इतने जितने बाजार में जो चल रहे हैं, क्योंकि वो सब नकली नोट पाकिस्तान से छपके आते थे। आपने देखा होगा जैसे ही नोटबंदी हुई पाकिस्तान की कमर टूट गई, वहां पे महंगाई हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। क्यों? क्योंकि वो नकली नोटों की खपत कराते थे भारत में, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए। ये तो हुआ आरबीआई के नजरिए से। लेकिन अगर हम एक बात देखें तो यहाँ पे 2017 में, यानी कि फरवरी 2017 में यूपी में चुनाव होने थे, और यूपी चुनाव से 2-3 महीने पहले ही क्या हुई है? नोटबंदी हुई है। नोटबंदी जैसे ही हुई लोग बहुत परेशान हुए, लोगों में बहुत गुस्सा भी था, और जिसका नुकसान भाजपा को मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि लोगों में गुस्सा था
और उसके 2 महीने बाद ही चुनाव थे, 2-3 महीने बाद ही चुनाव थे। लेकिन भाजपा को इससे फायदा क्या हुआ वो मैं अपने मतलब मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। यूपी में सपा और बसपा का हमेशा से राज रहा है। सपा और बसपा यूपी में जो जीतते थे हमेशा वो पैसों के दम पर जीतते थे, रात रात में खेल बदल जाता था। अब जैसे ही नोटबंदी हुई तो इन लोगों के पास जितना पैसा भरा पड़ा था वो सब पैसा हो गया ठप। और जैसे ही 2017 में यूपी में फरवरी में चुनाव हुआ और उसके बाद मार्च अप्रैल में रिजल्ट आए और वो सब रिजल्ट रहे बीजेपी के पक्ष में। यानी कि 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, जहां उससे पहले सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, ठीक है, फिर सपा की, बसपा की, ऐसे वो सरकारें नहीं। यूपी में काफी समय से बीजेपी की सरकार नहीं रही और नोटबंदी थी जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान होता। लेकिन नोटबंदी होने के बाद फायदा क्या हुआ कि सपा बसपा का पैसा रखा रह गया और जीत कौन गई? भाजपा। जबकि योगी जी उस समय चेहरा भी नहीं थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ठीक है, और लेकिन फिर भी बीजेपी जीती। फिर उसके बाद योगी जी मुख्यमंत्री बने और यूपी की स्थिति 2017 से पहले ऐसी थी कि एटा और आपके इटावा साइड आपके यूपी में मतलब किसी जिले में चले जाओ, अलीगढ़ में, मथुरा में दिन दहाड़े डकैती होती थी, लूटपाट होती थी। क्यों? क्योंकि पिछली सरकार ऐसी थी जिनका गुंडों पर कोई शिकंजा नहीं था और बल्कि गुंडे जो है उन्हीं के शासन में बहुत गुंडई करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, दिन दहाड़े गोली चलती थी, बहुत सारी घटनाएं होती थी। लेकिन जैसे ही योगी जी आए 2017 में तो उसके बाद आपका सुशासन आ गया और योगी जी ने जिस प्रकार से यूपी को संभाला है, कहते हैं ना उत्तर प्रदेश, उन्होंने उत्तर को उत्तम प्रदेश बना दिया। योगी ने जिस हिसाब से यूपी को संभाला है किसी और नेता की बस की नहीं था। और फिर उसके बाद आपके चुनाव हुए 2017 के बाद, कब? 2022 में। और फिर यूपी में योगी जी फिर से जीते क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 5 साल में काम किया था तो योगी जी का आना बहुत जरूरी था। तो नोटबंदी हुई इसी वजह से, आरबीआई के कहने पे कि जी 500 और 1000 के नकली नोट बहुत हैं, लेकिन उसका फायदा भाजपा को मिला। और भाजपा को फायदा मिला किस वजह से? क्योंकि सपा और बसपा के जो पैसे थे जिसकी वजह से वो वोट नहीं खरीद पाए और भाजपा को इसका फायदा मिल गया। और भाजपा ने बहुत सारे मुद्दे भी कहा था कि जी हम ये लेके आएंगे। अब क्या क्या मुद्दे थे? जैसे कि 370 धारा, राम मंदिर मुद्दा, जीएसटी, नोटबंदी, बहुत सारी चीजें थी जो लागू होना जरूरी था। अब जीएसटी तो लागू हो चुका था, अब धारा 370 क्यों हटाई गई? बहुत से कहते हैं जी गलत हटाई, बहुत से कहते हैं सही हटाई। अब आप खुद सोचिए और बताइए हमें क्या था। अगर जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति के शादी करती है, अगर कोई भी लड़की अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करेगी तो उस लड़की की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी कि धारा 370 क्यों हटाई वो बता रहा हूं। पहले क्या था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति से शादी करेगी तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वही जम्मू कश्मीर की लड़की किसी पाकिस्तान के व्यक्ति से शादी कर ले, बांग्लादेश के व्यक्ति से शादी कर ले, तो उसकी तो नागरिकता रहेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्तियों को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति अन्य राज्य के व्यक्ति को जगह नहीं भेज सकता, ठीक है। और जबकि जम्मू कश्मीर का व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्तियों को जगह भेज सकता है। तो ये क्या हुआ? जबकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अंग है और जहां पूरे देश में संविधान चल रहा है लेकिन वहां कुछ और ही चल रहा है, तो इसलिए 370 धारा को हटाना बहुत जरूरी था। अगर हम बात करें यहां पे कि जी अब चल रहा है कि राम मंदिर ही क्यों जरूरी है, अस्पताल कॉलेज क्यों ना बन रहे, राम मंदिर क्यों जरूरी है? भगवान राम पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम थे। संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। भगवान राम
के अंदर पूरे संस्कार थे, उन्होंने हर प्रकार का अपना धर्म निभाया। और अब भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु तब बने जब यहाँ के हर युवा के अंदर संस्कार हो, और संस्कार के लिए कोई हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका हम अनुसरण करें। तो भगवान राम को तो हम सीरियल में और उसमें देखते आ रहे हैं, लेकिन जब मंदिर होगा तो लोगों में उनके प्रति आस्था और बढ़ेगी। आस्था बढ़ेगी तो लोग उनके संस्कार अपनाएंगे, और जब संस्कार अपनाएंगे तो भारत अपनी संस्कृति की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए राम मंदिर बनाना बहुत जरूरी है। और भारत एक ऐसा देश है जहां राम मंदिर ना बनेगा तो और कहां बनेगा। यहाँ के आराध्य हैं, यहाँ के भगवान हैं, यहाँ के लोगों की मान्यता है, श्रद्धा है, तो भारत में ना बनेगा और कहां, पाकिस्तान में बनेगा। तो इसलिए राम मंदिर बनाना जरूरी था। आप कहते हैं जी राम मंदिर में जितना पैसा लगा रहे हो, इससे तो अस्पताल खोलते, कॉलेज खोलते। तो अब आप एक बताओ कि जब मायावती जी ने अंबेडकर पार्क बनाए, उनमें हजारों करोड़ों रुपया लगाया, जब तो आपने कहा नहीं थी अस्पताल और कॉलेज बनाओ। अखिलेश यादव ने जब 600 करोड़ का गाजियाबाद में हज हाउस बनाया, जब आप कहां गए थे जी 600 करोड़ का हज हाउस क्यों बना रहे हो, अस्पताल और कॉलेज बनाओ। और जब भारत के ही लोगों के आराध्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, अब तुम्हें याद आ रही है कि जी अस्पताल बनाओ, कॉलेज बनाओ। अरे जो पहले से ही अस्पताल और कॉलेज है, स्कूल बने हुए हैं, उनमें ही जाके अपना इलाज करा लो, उन्हीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज को टॉप कर लो। तो राम मंदिर बनाना जरूरी है, क्योंकि लोगों में संस्कार भी आएंगे, संस्कार आएंगे तो अपनी संस्कृति बढ़ेगी, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और एक बात होती है कि जी ये कहते हैं जी ताजमहल तो जो है प्रेम की निशानी है। ताजमहल कहां से प्रेम की निशानी हो गया? जिस व्यक्ति ने ताजमहल बनवाया किसकी याद में? कि जी मुमताज की याद में। तो मुमताज तो उसकी 14वीं बीवी थी। तो कौन सा ऐसा प्रेम था कि जी 14वीं बीवी थी, उसकी याद में ताजमहल बनवा दिया? तो ताजमहल प्रेम की निशानी नहीं है, हमें पढ़ाया कुछ और है। असली प्रेम की निशानी है राम सेतु। भगवान राम ने सीता जी के लिए भारत से और श्रीलंका तक एक ऐसा पुल बनवा दिया जिसे राम सेतु कहते हैं। और वो किसकी याद में बनवाया? वो सीता जी के लिए बनवाया था, ताकि भगवान राम और उनकी जो फौज है, वानर सेना है, वो उस पुल के जरिए कहां तक पहुंच सके? लंका तक पहुंच सके, रावण को मार सके और सीता जी को जो है वापस लेके आए। तो भगवान राम ने सीता जी के प्रति जो प्रेम था, आस्था थी, लगाव था, ये उसके लिए पुल बनाया था जिसे कहते हैं राम सेतु। तो आज से सब लोग राम सेतु को ही प्रेम की निशानी माने, ना कि ताजमहल को। ठीक है। और आपको एक और बात पता हो इंटरेस्टिंग, 2007, 8 और 9 में कांग्रेस सरकार इस राम सेतु को तोड़वाना चाहती थी। क्यों तोड़वाना चाहती थी? उन्होंने ये तर्ज दिया कि जी राम सेतु के नीचे इतना खजनेज है जिसको हम बेचकर भारत का कर्ज उतार देंगे। अब कुछ लोगों ने कहा जी ठीक है, रोजगार मिलना चाहिए, कर्ज उतारना चाहिए, जबकि कांग्रेस सरकार इस राम सेतु को इसलिए तोड़वाना चाहती थी ताकि भविष्य में धीरे धीरे राम की जो निशानी है वो खत्म होती चली जाए। अब राम मंदिर का जब मुद्दा कोर्ट में चल रहा था तो कोर्ट ने यही कहा था जी कोई निशानी बताओ, तो सबसे बड़ी निशानी थी राम सेतु। अगर ये राम सेतु उस समय टूट गया होता तो शायद आज हम कोर्ट में को एक सबूत नहीं दे पाते कि जी राम सेतु भी राम जी की निशानी है। तो कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें करी जिसकी वजह से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है और किसी और की आस्थाओं को बढ़ावा दिया है। तो इसलिए कांग्रेस का हटना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने देश को धोखा कैसे दिया, अब ये भी आप देखिए। एक फिरोज नाम का व्यक्ति था जिसने 1930 में सरनेम रख लिया गांधी। क्यों रख लिया? क्योंकि फिरोज नाम का व्यक्ति गांधी जी के साथ आंदोलन में रहा, उनसे प्रभावित हुआ और अपना सरनेम क्या रख लिया? गांधी। फिरोज की शादी हुई इंदिरा जी से, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और इंदिरा जी किसकी लड़की हैं? जवाहरलाल नेहरू की।
ठीक है, तो शादी हुई फिरोज की इंदिरा जी से। तो ना तो ये गांधी ना ये गांधी। इंदिरा जी के बेटे हुए कौन? राजीव गांधी और संजय गांधी। गांधी तो लगा दिया। अब मान लो मैं गौरव अग्रवाल हूं, मैं अपना नाम गौरव मोदी रख लूं, तो आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी कि ये गौरव मोदी जो है नरेंद्र मोदी जी के खानदान का है और इसी ने देश को विकसित कराया है। तो उन्होंने सरनेम क्यों बदल लिया? ताकि भविष्य में उनकी सत्ता बनी रहे। तो फिरोज जी की शादी हुई इंदिरा जी से। ठीक है, फिरोज जाति होगी कोई और, लेकिन इन्होंने गांधी सरनेम रख लिया। इंदिरा जी जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी, तो या तो ये नेहरू लगाती या फिर जो इनकी जाति थी वो लगाती। शादी हुई इनकी, बच्चे हुए राजीव और संजय। राजीव जी की शादी हुई सोनिया जी से, जो कि इटली के किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी। तो राजीव जी वहां गए, उन्हें वो पसंद आ गई और शादी कर ली। संजय जी की शादी हुई मोनिका जी से, जो कि आज भाजपा में सांसद हैं। और राजीव जी के बच्चे हुए राहुल और प्रियंका। अब ऐसा क्या हुआ कि सोनिया के आने के बाद, मतलब जो परिवार सबसे शक्तिशाली रहा है भारत में, सुरक्षा सबसे ज्यादा रही है, पैसों से हर चीज से धनवान रहे वो, ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी मारी गई, संजय गांधी मारे गए, राजीव गांधी मारे गए। अगर किसी व्यक्ति को, आतंकवादियों को इस पूरे खानदान से, फिरोज जी तो पहले एक्सपायर हो गए थे 1960 में, उसके बाद सोनिया जी वगैरह आए थे। तो ऐसा क्या रहा कि इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव जी मारे गए, संजय गांधी जी मारे गए, उसके बाद आतंकवादियों ने किसी और को क्यों नहीं मारा? मेरा तो व्यक्तिगत विचार यह है कि प्रधानमंत्री बनना था इनको, तो इनके बीच में, इनके रास्ते में जितने लोग आए वो मारे गए। ठीक है, जब राजीव गांधी जी मर गए, उसके बाद बात आई कि जी कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, तो सोनिया गांधी जी को आगे किया गया। और अब जिस गठबंधन की बात करते हैं, तो इन्हीं के व्यक्ति शरद पवार जी और संगमा जी, काफी लोग थे जिन्होंने विरोध किया था कि हम एक विदेशी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। और उसके बाद सोनिया जी ने इस्तीफा भी दे दिया। उस चक्कर में इनकी कांग्रेस पार्टी को और समर्थन मिला। समर्थन मिलने के बाद जब 1999 में चुनाव हुए थे, तो प्रधानमंत्री कौन बनता? बनती सोनिया गांधी, लेकिन विरोध था कि हम एक विदेशी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। फिर उसके बाद 2004 में सरकार आई इन्हीं की, लेकिन इन्हें फिर ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो काम इनका करे, लेकिन नाम प्रधानमंत्री का कोई और रहे, लेकिन काम ये करें। फिर उसके बाद 2009 में सरकार आई कांग्रेस की, लेकिन फिर से मनमोहन सिंह जी को ही प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि नाम के प्रधानमंत्री वो थे और काम ये करती थी। फिर उसके बाद चुनाव आए आपके 2014 में। अब इनको लगा जी मेरी तो दाल गलेगी नहीं, तो अब एक काम करूं, राहुल को ही आगे कर दूं। तो प्रधानमंत्री की दौड़ से ये सोनिया जी तो अलग हो गई, अब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कौन आ गया? राहुल। लेकिन 2014 में उसी समय आए मोदी जी, जो महाकाल के असली भक्त हैं। और राहुल जी को लगा कि भाई हम तो पहले से ही जीतते आ रहे हैं, 2014 भी जीत जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कि जो व्यक्ति महाकाल का असली भक्त है और भस्म लगा के आया है, उसके आगे ये व्यक्ति कहां टिकेगा? तो 2014 में जीते मोदी जी, फिर उसके बाद 2019 में मोदी जी की सरकार आई, और अब 2024 का चुनाव होना है, फिर से मोदी जी की सरकार आएगी। क्योंकि ये कितना भी दिखावा कर लें कि हम हिंदू हैं, हम डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक जाग चुकी है, सबको पता है डेवलपमेंट कौन करेगा। तो डेवलपमेंट कौन करेगा? मोदी जी, योगी जी करेंगे, और इनका आना तय है। ठीक है, तो कांग्रेस ने ऐसे देश को धोखा दिया है। ठीक है, जाति बदल के, नाम बदल के, ठीक है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो ऐसी स्थिति में मारे गए, जो परिवार देश का सबसे शक्तिशाली परिवार रहा है। और राजीव गांधी जी जिस दिन मरे, सोनिया गांधी जी उनके साथ थी नहीं, जबकि हर
मीटिंग में, हर सभा में सोनिया जी इनके साथ रहती थी, लेकिन उस दिन नहीं गई जिस दिन राजीव गांधी मरे थे। संजय गांधी जी प्लेन उड़ाते समय मर गए और रिपोर्ट ये तैयार की गई कि जी एरोप्लेन में तेल खत्म हो गया था। ऐसा कौन सा परिवार है, मतलब सबसे धनी परिवार, जो मतलब पेट्रोल लेके नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें रही, रहस्य में पूर्ण रही। तो राजीव गांधी जी चले गए, संजय गांधी चले गए, इंदिरा गांधी चले गए, तो सीधी सी बात है प्रधानमंत्री कौन बनता? सोनिया। फिर इनकी दाल गल नहीं पाई तो इन्होंने आगे किया राहुल जी को। प्रियंका गांधी जी की शादी हुई रॉबर्ट वाड्रा से, ठीक है, लेकिन ये सरनेम लगाती है गांधी। अरे शादी तुम्हारी वाड्रा से हुई है तो तुम प्रियंका वाड्रा लगाओ ना, गांधी क्यों लगा रहे हो? लेकिन मोदी जी के आगे इनकी किसी की चलेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने देश को धोखा ही दिया और कुछ नहीं दिया। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। और हम तो ये कहते हैं MODI, मोदी, यानी कि मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत को विकसित कर रहा है, उसी का नाम है मोदी। अब बात आती है जी, एक देश है तो सभी के लिए एक संविधान क्यों नहीं? हम मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान तैयार कराया और पूरा भारत एक संविधान के अनुसार ही चलता है, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक संविधान के अनुसार नहीं चलते। जब भारत में संविधान है तो भारत में वक्फ बोर्ड क्यों? भारत में पर्सनल मुस्लिम बोर्ड क्यों? यानी कि जब भारत में ही रहते हैं, भारत संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म, दूसरी जाति के लोग अपने पर्सनल बोर्ड से ही चलते हैं, अपने वक्फ बोर्ड से चलते हैं। तो भारत ऐसे नहीं चलेगा। एक देश है, एक संविधान है, तो भारत भी एक संविधान से चलेगा। और बीच बीच में ये बात आती है कि जी संविधान खतरे में। संविधान खतरे में किसके लिए? अब संविधान खतरे में ये नहीं है कि जी मोदी जी संविधान खत्म कर रहे हैं। मोदी जी ये चाह रहे हैं कि एक देश है तो एक ही संविधान होगा, एक ही संविधान से देश चलेगा, अलग अलग कानून, अलग अलग संविधान से देश नहीं चलेगा। अगर जो नियम हिंदुओं के लिए, वही नियम मुस्लिम के लिए होगा, वही नियम सिख के लिए होगा, वही नियम क्रिश्चियन के लिए होगा, सबके लिए। ये नहीं कि जी इनके अलग नियम, इनके अलग नियम, इनके अलग और इसके अलग, ऐसा कुछ नहीं है। एक देश है तो एक ही नियम चलेगा। तो भारत का संविधान खतरे में नहीं है, भारत का संविधान सुरक्षित हाथों में है। लेकिन होता क्या है कि मोदी जी संविधान में जब कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो मुस्लिम जो बोर्ड है वो क्या करते हैं, वो SC ST को भड़का देते हैं। कैसे भड़का देते हैं कि जी मोदी संविधान को खत्म कर रहा है, आ जाओ फटाफट, आरक्षण को खत्म कर रहा है, और ये लोग बिना सोचे समझे आंदोलन करने चले जाते हैं। अगर मैं एक छोटा सा मुद्दा आपको यहां बताऊं, AMU में, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में SC ST को आरक्षण नहीं है। अरे जब पूरे देश में SC ST को आरक्षण मिलता है तो AMU और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है? SC ST का इस समय नायक बनता है चंद्रशेखर, जो भीम आर्मी का संस्थापक है, रावण जो है। अगर वो SC ST का हितैषी हो तो AMU और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में SC ST का आरक्षण मांग के दिखा ले। आरक्षण मिल ही नहीं सकता, और ना वो रावण जो है वहां जाके कह सकता है कि भाई जब पूरे देश में आरक्षण मिलता है तो इनमें क्यों नहीं मिलता। वो मांग ही नहीं सकता कि मौलाना जी है उसे टाइट कर देंगे। तो एक बार मांग के तो देखे आरक्षण। तो एक देश है, एक ही संविधान से चलेगा। बाबा साहब के अम्बेडकर जो है उनके संविधान से ही देश चलेगा, किसी और से नहीं चलेगा। और उसके बावजूद भी अगर आप पूछते हो कि देश के लिए मोदी और योगी क्यों जरूरी है, तो फिर आप गुलामी के लिए सही हो, आप गुलामी अच्छे लगोगे। और अगर आपको बात समझ में आ जाए कि मोदी और योगी क्यों जरूरी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ आज की क्लास में यही रोकता हूं, क्योंकि आज टॉपिक के साथ थोड़े राजनीतिक मुद्दे भी हो गए जो आपका जानना जरूरी है। मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं, समर्थक नहीं हूं, बस जो चीज सही है तो सही है। तो देश के लिए मोदी योगी जरूरी है, और 2024 का चुनाव आ रहा है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जो व्यक्ति राष्ट्रवाद, धर्म के लिए और आपके विकास के लिए काम करे, आप वोट उसे दें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।